हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में हमने बात करी थी। तो आज हम सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ेंगे। ओके, एक बेटा मैं करेक्शन करवाना चाहता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोल दिया था आपको करने के लिए 6.12। ये नहीं करना, ये आउट ऑफ स्कोप है। ओके, इसमें कुछ हाई लेवल का हायर क्लासेस का इंटीग्रेशन लिखते हैं, वो अपने को नहीं आता। तो 6.12 एग्जाम्पल नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन। ओके, इसे सही करना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या थी? दो कॉइल्स की प्रॉपर्टी थी। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? एक कॉइल की प्रॉपर्टी। क्या डेफिनेशन बताएंगे मैंने म्यूचुअल इंडक्टेंस की? प्रॉपर्टी ऑफ टू कॉइल्स ड्यू टू विच current is induced in such a way that it will oppose the change in current in the another coil। कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके से EMF इंड्यूस्ड होता है? कैसे इंड्यूस होता है इस कॉइल में? कि it will oppose the change in current in the another coil। ओके, तो डेफिनेशन आनी चाहिए आपको। अब सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी है, तो अपन निकालेंगे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड। ठीक है, उसमें अपन ने क्या निकाला था? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियली प्लेस्ड सोलेनॉइड्स। एन लेंथ मान लो इसकी, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई करंट, आर रेडियस। ठीक है, पहले सेल्फ इंडक्टेंस, उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? जैसे दो कोइल्स थी, 1 2, क्या कहा था? फ्लक्स इन फर्स्ट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकंड। इसमें क्या होगा? ये एक ही कॉइल की प्रॉपर्टी है, इसमें फ्लक्स इन द कॉइल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द कॉइल। ओके, वहां पर दूसरी कॉइल का करंट था, यहाँ पर खुद का करंट है। ओके, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? हमारा सेल्फ। क्लियर है बेटा बात? तो आप किसका इंडक्टेंस निकालेंगे? सोलेनॉइड का। तो देखो क्या लिखना है मुझे? N5 इक्वल टू L है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? N इंटू L। फ्लक्स क्या होगा? BS cos थीटा। अब B भी इधर है, S भी इधर है, एंगल 0। B कितना होता है? म्यू नॉट Ni। एरिया कितने? पाई आर स्क्वायर। BS cos 0 Li। ऐसे कैंसिल हो गया। L कितना हो गया? म्यू नॉट N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। वहां पर क्या था? म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। R1 क्या था? छोटे सोलेनॉइड का रेडियस। ये फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो। अब अगर इसमें मैं सॉफ्ट आयरन की रोड इंसर्ट कर दूं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर N स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कि म्यू नॉट के साथ म्यू आर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रखना। इस एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस, और वो कोएक्सियली प्लेस्ड सोलेनॉइड्स वाली डेरिवेशन करवा दी थी। इसमें क्वेश्चन ये और में आया डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस, और आया था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। तो एनर्जी की डेरिवेशन इसमें करनी होती है आपको। उससे पहले देखो N5 में क्या पढ़ा? N हमने फैराडे लॉ से क्या पढ़ रखा है? EMF इक्वल टू माइनस N d∅ बाय N d∅ dt करो, क्या आ जाएगा? LdI बाय dt। EMF क्या आ गया? माइनस LdI। वहां पर क्या आया था? EMF इन 1 माइनस M करंट इन सेकंड। EMF भी खुद का, करंट है। इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं फॉर्मूले को, ऐसे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। आपको चेंज इन करंट दे देंगे, चेंज इन टाइम दे देंगे, EMF दे देंगे, L पूछ लेंगे, L दे देंगे, EMF पूछ लेंगे, माइनस 7 लगाएंगे। इससे मैंने डेफिनेशन बताई कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की। इससे डेफिनेशन किसकी आएगी? इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस की। अच्छा, इसे EMF का नाम भी दिया जाता है, सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। ऐसे एक और नाम देते हैं बैक EMF। खुद की वजह से इंड्यूस्ड है, इसलिए सेल्फ। बैक अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा।
इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल ड्यू टू विच इट अपोजेस द चेंज इन करंट इन इटसेल्फ। ये वो प्रॉपर्टी कॉइल की जिसकी वजह से ये खुद के चेंज इन करंट का अपोज करती है। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या प्रॉपर्टी थी? दो कॉइल्स की, जिसकी वजह से एक कॉइल दूसरी कॉइल की करंट का अपोज करती है। यहां पर ईएमएफ कैसे इंड्यूस्ड होगा कि इट विल अपोज द चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ओके, कि खुद में जो करंट फ्लो है उसके चेंज का क्या करेगी? अपोज करेगी। डेफिनेशन से याद कर लेना बेटा, आपको क्रैम नहीं करनी पड़ेगी, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि क्या मतलब है। और बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अपोज करते हैं खुद के चेंज इन करंट। क्लियर है बात? इसलिए इसका नाम बैक ईएमएफ। अब साथ के साथ आप एक और चीज कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर्ड वाली डेरिवेशन बाद में करेंगे कि दो कॉइल्स हैं, दो है तो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा और म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा। फ्लक्स मानो फर्स्ट में लिख रहे हैं तो N1 क्या हो जाएगा? Li1 खुद के कारण प्लस Mi2 दूसरे कारण। ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस N1 d∅1/dt। इवन क्या हो जाएगा? माइनस L di1/dt माइनस M di2। आपसे पूछ सकते हैं, एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोल सकते हैं। तो देखो ईएमएफ 1 का था, L के साथ खुद का करंट आया, M के साथ दूसरी कॉइल का करंट आया। ये सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ओके, तो ईएमएफ दो वजह से है, एक खुद की वजह से, एक दूसरी कॉइल की वजह से। ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए कह सकते हैं कि दो कॉइल्स पड़े और उनका फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस L है, सेकंड कॉइल का इंडक्टेंस M है, और आप क्या करो उसका ईएमएफ का एक्सप्रेशन लिखो, तो यू विल राइट दिस एक्सप्रेशन। देखो और प्रैक्टिस कर देते हो। फिर E2 लिखना होता, तो L के साथ खुद का करंट आता, M के साथ दूसरी कॉइल। ओके, अब हम डेरिवेशन करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर की। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला आएगा दैट इज आल्सो। तो देखो आपने पढ़ रखे हैं कि पावर क्या होते हैं? V है, V को मैंने ईएमएफ फलन लिख दिया। ठीक है, पावर क्या हो गया? dw/dt या मैग्नीट्यूड ऑफ E लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ईएमएफ आ रहा था वो माइनस LdI/dt आ रहा, और मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिखा प्लस बना दिया उसे LdI/dt, dt से dt कट गया, dw आ गया L/di। इंटीग्रेट कर दो, करंट कहां से कहां तक जाएगा? 0 से I तक। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? एनर्जी स्टोर, सारा सारा वर्क कहां चला जाएगा? एनर्जी स्टोर। I/di का इंटीग्रेशन I²/2, 0 से I, एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mL²। जैसे कैपेसिटर में क्या थी? Q²/2C, हाफ CV²। इंडक्टर में अगर I करंट जा रहा है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर रहेगी? हाफ Li²। ओके, फॉर्मूला याद रखना है डेरिवेशन। एक चीज देखो, अब आपने तीन चीजें पढ़ ली हैं बेटा, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। तो देखो रेजिस्टर तो अपने को पता ही है कितना करंट होता है इसमें, V/R, या V किसके बराबर होता है? I है। इसमें पावर के फॉर्मूले होते हैं I²R, V²/R, VI। फिर हमने पढ़ा कैपेसिटर। कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होती है? Q/C। कैपेसिटर में एनर्जी क्या होती है? ध्यान रखना, इसमें पावर था, इसमें एनर्जी है। Q²/2C, हाफ CV²। और इसका हमने पढ़ रखा है, इसका रेजिस्टेंस तो R ही लेता है हमेशा। इसका मैंने बताया था कि T = 0 पर रेजिस्टेंस लेंगे 0, या तो लिखा होगा आफ्टर सम टाइम या स्टेडी स्टेट। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफिनिट। इस पे जैसे मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि मान लो ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये फॉर्मूले किसके लिए अभी बता रहा हूँ? डीसी सोर्स के लिए, क्योंकि अपना अगला चैप्टर एसी आ जाए। एसी में भी आएंगे तीनों कंपोनेंट्स, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ओके,
तो t इक्वल टू 0 पे इसका रेजिस्टेंस 0 तो करंट कितना होगा 2 एम्पियर। आफ्टर सम टाइम इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, करंट क्या हो जाएगा 0 स्टेडी स्टेट में। इसके ऊपर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ओके, जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूँ इसी बात पर, फिर हम इंडक्टर पर आएंगे। सारी चीजें मैं कंबाइन कर रहा हूँ कि देखो करंट पूछा आपसे एट t इक्वल टू 0 एंड इन स्टेडी स्टेट। t इक्वल टू 0 पर क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस 0 होगा, तो सारा करंट यहां से फ्लो कर जाएगा, शॉर्ट कर लेंगे इसको अपन। तो कितना रेजिस्टेंस होगा सर्किट का, मतलब ये है ही नहीं, तो करंट कितना हो जाएगा 6/4 V/R। स्टेडी स्टेट में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, यहां से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, इसे हटा दो। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, अब सारा करंट यहां से फ्लो करेगा 6 ओम, करंट कितना हो जाएगा 6/6। ठीक है बेटा, t इक्वल टू 0 पे सारा करंट कैपेसिटर से जाएगा, और आफ्टर सम टाइम स्टेडी स्टेट में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया तो सारा करंट यहां से जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ सकता है। अब इंडक्टर देखो साथ में, इंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी, इंडक्टर का सर्किट सिंबल। इंडक्टर का रेजिस्टेंस शुरू में तो इनफाइनाइट होता है, बिकॉज बेटा जब इसमें करंट जाना जाएगा, करंट जाना शुरू होगा तो इट विल अपोज द चेंज इन करंट, की करंट 0 से बढ़ने लगेगा करंट, तो ये अपोज करेगा, तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। आफ्टर स्टेडी स्टेट, आफ्टर टाइम t और एट स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में R 0, और इसके अक्रॉस V का क्या फॉर्मूला होता है, -LdI/dt। ओके, आगे वाले चैप्टर्स में आप माइनस हटाई लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, मतलब क्वेश्चन ही आ जाए कि चेंज इन करंट दे दिया, टाइम दे दिया, E दे दिया, फिर तो माइनस लगाओ, बट अदरवाइज एसी वाले चैप्टर में माइनस नहीं लगाएंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। ओके, जैसे सेम क्वेश्चन इसके डिस्कस करते हैं अपन, जैसे मैंने कैपेसिटर के करवाया। एट t इक्वल टू 0 करंट कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। आफ्टर सम टाइम बिल्कुल उल्टा है कैपेसिटर का, आफ्टर सम टाइम करंट कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा सिर्फ रेजिस्टेंस, तो 10/5 करंट हो जाएगा 2 एम्पियर। देखो करंट भी 2 एम्पियर जा रहा है, अगर इसकी इंडक्टेंस अपने को पता है तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हाफ Li²। L आपको गिवन होगा, I 2 एम्पियर। ओके, एक वैसा क्वेश्चन कर लेते हैं जैसा अभी कैपेसिटर में कर रहा था, बिल्कुल उसका अपोजिट, कि ये आपकी बेसिक नॉलेज चेक करते हैं सारा कुछ। ओके, कितना आपने सीखे, कितना आपका एप्टीट्यूड है। जैसे कि अब सीबीएसई चाहता है कि दे विल पुट मोर फोकस ऑन योर अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, ओके, रादर देन योर क्रैमिंग स्किल्स। अब एट t इक्वल टू 0 इसका रेजिस्टेंस कितना है, इनफाइनाइट, यहां से कोई करंट नहीं जाएगा, सारा करंट ऐसे जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा 6/6 1 एम्पियर। आफ्टर सम टाइम इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, फिर सारा करंट यहां से जाएगा। अपोजिट आंसर्स हो गए बिल्कुल कैपेसिटर। ठीक है, इस चीज को समझना है। और ये सब कुछ मैं किसके लिए बता रहा हूँ, डीसी सोर्स के लिए। एसी सोर्स देखेंगे, एसी सोर्स होगा तो इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेंगे। ओके,
इसके बाद हम एक लास्ट इसमें डिस्कस करेंगे कि एनर्जी डेंसिटी। पहले हम एनर्जी डेंसिटी कर चुके हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेस, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसका फॉर्मूला आया था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो क्या होता है मैग्नेटिज्म में एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह 1 बाय म्यू नॉट, ई की जगह बी, तो क्या आ जाएगी बी स्क्वायर बाय 2। ये हम सॉल्व एग्जांपल है, इसे सॉल्व करेंगे। ओके, ये मैग्नेटिक एनर्जी है और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और इस बात का भी ध्यान रखना बेटा, जो हाफ एल आई स्क्वायर है, अगर कोई पूछे कि कौन सी एनर्जी है, तो स्टोर्ड एनर्जी होती है। स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे। अभी हमने एनर्जी निकाली, क्या आई थी, हाफ एल आई स्क्वायर। हम उसके लिए निकाल रहे हैं सोलेनॉइड के लिए, डिराइव हम सोलेनॉइड के लिए करेंगे, बट इट इज अ जनरल फॉर्मूला। जैसे हमने इलेक्ट्रिक वाली एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर से डिराइव करी थी, बट दैट इज अ जनरल फॉर्मूला। हाफ एल अभी अपन निकाला था, म्यू नॉट एल स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल। और बी क्या होता है सोलेनॉइड में, म्यू नॉट एल है। मुझे बी की टर्म्स चाहिए, तो मैं आई की जगह क्या लिख दूंगा, बी बाय म्यू नॉट एल, लिख दो बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक म्यू नॉट के, तो बच गया हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये हाफ आ गया, बी स्क्वायर आ गया, म्यू नॉट आ गया, अभी क्या बच गया पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्या है, वॉल्यूम, इसे डिवाइड कर दो। आगे फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और इसी को आप क्या कहते हैं, एनर्जी। फॉर्मूला भी याद रखना है और डेरिवेशन भी। ओके, ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यही खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर एंड सम न्यूमेरिकल्स। ओके।